हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। सिसिलिया बोली, मैंने तुम्हारी देखभाल सिर्फ अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए शुरू की थी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता कि मुझे तुम्हारे लिए सच्चा लगाव हो गया। तुम जो अपनी सोच और इच्छा के पक्के हो और जो हमेशा सिर्फ मेरी परवाह करते आए हो, वो आगे बोली, तुम वही हो जिसने पहली बार मुझे कहा था कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। इस दौरान ईथन ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर किस किया जहां उसके टैटू नजर आ रहे थे। वो बोली, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। कैसे करूं जब मैंने देखा कि तुम मेरे तकलीफ में कितना दुखी हो। ईथन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिसिलिया। वो सोचने लगी, क्या यही प्यार है? उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और मन में कहा, ईथन, मैं हमेशा दूर से सब देखती रही, एक तमाशबीन की तरह। मुझे पता है कि हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया जा सकता, लेकिन बस इतना काफी है कि तुम मेरे पास रहो, क्योंकि इससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। ईथन ने उसके चेहरे पर किस किया। वो उसे अपने बचपन की उस गुड़िया से तुलना करने लगी जो वो चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे लेकर देने से मना कर दिया था। वो बोली, ईथन, तुम उस गुड़िया जैसे हो, इतने प्यारे कि मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगती हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, जब तुमने कहा था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो मैंने सच में अपनी ताकत छोड़ देने के बारे में सोचा था, लेकिन अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मैं अपनी पूरी ताकत तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगी ईथन। वो बोली, वो पुराना वक्त अब रुकावट नहीं है। तुमने मेरा हाथ थामा है और अब हम साथ हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी जैसे तुमने मेरी की है। ईथन ब्राउन कलर की राजकुमार की पोशाक में हाथ हिलाते हुए आया। सिसिलिया, क्या हम? उसी समय किसी ने आवाज दी, योर ग्रेस, आपको कुछ देखना होगा। सिसिलिया ने ईथन से कहा, माफ कीजिए योर हाइनेस, लगता है मुझे जाना होगा। ईथन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आप व्यस्त होंगी, बाद में बात कर लेंगे। वो बोली, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। ईथन ने मुस्कुराया, हाथ हिलाया। फिर वो सोचने लगा, लेकिन हम फिर बात नहीं कर पाए। सिसिलिया इतनी काम में डूब गई कि उससे मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। ईथन महल के सफेद सजावट वाले लाउंज में गया, दरवाजा खोला और जोर से पुकारा, सिसिलिया। उसने एक सर्वेंट से पूछा, क्या सिसिलिया लौट आई? वो बोली, नहीं, वो सुबह सुबह ही चली गई थी। वो हर कोने में जाकर पुकारने लगा, सिसिलिया। फिर थककर खिड़की के पास बैठ गया। वो बोला, वो अब भी इतनी व्यस्त कैसे है? 6 हफ्ते हो गए और हमारी शादी में बस 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन सिसिलिया अब भी कहीं और व्यस्त है। मुझे हैरानी नहीं होती, मैं यूं ही वक्त काटता रहता हूँ, जबकि सिसिलिया हमेशा काम में डूबी रहती है। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो बोला, मैं कैसे उसे और परेशान कर सकता हूँ जब वो पहले ही इतना काम संभाल रही है। काश वो बस मेरे साथ होती, लेकिन शायद ये भी बहुत बड़ी मांग है। दुनिया ने उसे कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी उससे कुछ न कुछ मांगती रहती है। वो जितनी कोशिश करती है उतनी ही दर्द पाती है, लेकिन सिसिलिया इतनी नेक है कि वो कभी शिकायत नहीं करती। मैं बस चुपचाप इंतजार ही कर सकता हूँ, भले ही ये इंतजार मुझे अंदर से तोड़ता जाए। फिर उसने अपना सिर पकड़ा और कहा, मुझे ये करना ही होगा ताकि सिसिलिया को आज़ादी मिल सके। वो रोने लगा, बस यही एक रास्ता है। उसे याद आया जब वो बीमार पड़ा था और सिसिलिया उसकी देखभाल कर रही थी। वो बोली थी, योर हाइनेस, आप होश में हैं? आप बेहोश हो गए थे, डॉक्टर ने कहा था, तनाव की वजह से। ईथन ने मन में कहा, फिर से। वो बोला, सिसिलिया, मैंने तुम्हारे लिए पहले भी खुद को तकलीफ में डाला, बस तुम्हें देखने की उम्मीद में। सिसिलिया ने कहा, तुम कई दिनों से ठीक से खा नहीं रहे, अगले हफ्ते शादी है, क्या तब तक ठीक हो जाओगे? वो बोला, सिसिलिया, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाला, लेकिन मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें देख पाया। वो उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, क्या तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा? मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन प्लीज बस इस बार कह दो कि तुम्हारे पास थोड़ा समय है। शाही आदमी अपना सीना पकड़कर घबराहट में चिल्लाया, हम न सिर्फ क्राउन प्रिंस को हटाने में नाकामयाब रहे, बल्कि जादुई पत्थर भी खो दिया। अब हम एक और गलती नहीं झेल सकते। उसने आगे कहा, हमें अब बहुत संभल कर काम करना होगा। वो आगे बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि चाहे वो पत्थर की कितनी भी जांच क्यों न कर ले, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है। बस वक्त की बात है, जल्द ही वो हमें ढूंढ लेंगे और जब ऐसा होगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो आगे बोला, फिर भी हम यहाँ रुक नहीं सकते। उस चुड़ैल को तो मैं नरक तक घसीट कर लाऊंगा अगर जरूरत पड़ी। उधर
सिसिलिया और ईथन एक दूसरे के करीब आ गए। ईथन ने उसके रिश्ते के बारे में कहा। उसके बाद से सिसिलिया हर रात मेरे साथ रहने लगी। उसके आने से मेरे सारे डर और उदासी जैसे मिट गए। मैं खुश था, भले ही दिल के किसी कोने में डर था कि शायद उसके आने के पीछे कोई और वजह हो, लेकिन मैं हर रात उसकी बाहों में सुकून ढूंढता रहता, बस ताकि मैं फिर से बीमार ना पड़ जाऊं। वो आगे सोचने लगा। मैं चाहता था कि मैं सिसिलिया के लिए और समझदार बनूं, लेकिन जब मैं उसके साथ होता हूं तो खुद को अब भी एक बच्चे जैसा महसूस करता हूँ। एक शांत पल में जब सिसिलिया उसकी बाहों में सो रही थी, वो बोला, जब वो पास नहीं होती तो बहुत अकेलापन लगता है, नींद ही नहीं आती। उसने उसके गले पर हल्का सा किस किया और मन में सोचा, कभी कभी मुझे खुद पर शर्म आती है, कितना मूर्ख बन जाता हूँ उसके प्यार में। अगले दिन ईथन शाही कपड़ों में हाथ में अखबार लिए बैठा सोच रहा था, मुझे अपना असली हक वापस पाना ही होगा। लेकिन उसके मन में अब भी सिसिलिया ही थी। उसने कहा, मैं वही इंतजार करूंगा जहां हम हमेशा मिलते हैं। शायद वो शादी के लिए दोबारा मिलने की बात कर रहा था। फिर मिलने की संभावना के बारे में सोचते हुए उसी समय राजनेटिव सफेद कपड़े पहनकर बिस्तर पर बैठी थी, कांपते हाथों से चाय का कप पकड़े हुए। ईथन ने उसे बुलाया था। उसने राजा की शादी में मौजूदगी की पुष्टि करते हुए कहा, यह तख्त वापस पाने के लिए रणनीति मौका है। ईथन चौंका और पूछा, क्या तुम शादी के समारोह के दौरान हत्या की साजिश कर रही हो? उसने कहा, शादी मंदिर में ही होगी और वहां सुरक्षा कम होती है, ऐसे मौके फिर नहीं मिलते। उसने ईथन को याद दिलाया कि सिसिलिया के नृत्य के दौरान ही तो उस राक्षस का हमला हुआ था। हमने पहले भी असफलता पाई है, फिर यह मौका खोना संभव नहीं है। योर हाइनेस, अब कोई पक्का फैसला लेना होगा। ईथन हैरान था। शादी जैसे पवित्र दिन पर इतनी ठोस राजनीतिक योजना। उसने कहा, क्या ये ठीक है? राजनीतिक हंसी और भरोसा दिलाया कि हम पर कुछ नहीं आ पाएगा। मैंने कुछ कठपुतलियों को छोड़ दिया है ताकि सब गुमराह हो जाएं। ईथन भीतर ही भीतर नाराज था। यह सब मिलकर शादी को दूषित कर देगा। राक्षस के हमले की याद उसे परेशान कर रही थी। वह चाह रहा था कि सिसिलिया सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूँ कि सिसिलिया पहले खुद को बचाए, खुद से प्यार करे, किसी और के लिए खुद को खतरे में ना डाले। प्रिंस की कोट पहने ईथन ने सोचा कि अगर जरूरी हुआ तो वह सिसिलिया को कर्तव्य से मुक्त करने के लिए खुद को बलिदान कर देगा। इधर राजनेटिव हल्के मजाक में उत्तराधिकारी का मुद्दा उठाकर ईथन को चिढ़ा रही थी। ईथन उससे चिढ़ गया और बोला, यह सिंहासन का काम मुझ पर छोड़ दीजिए महारानी। ईथन ने सोचा, शादी तो शादी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कोई माचिस को जला दे तो माचिस माचिस ही रहेगी। उसने स्वप्नल की मौत का जिक्र भी एक और घटना के रूप में किया, बस एक और मामला। चेहरा छूते हुए वह खुद पर मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्या मैं अब खुद को सही ठहराना सीख गया हूँ? फिर जोड़ते हुए कहा, अगर इससे सिसिलिया आजाद हो सके तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर शादी का दिन आ गया। महल खूबसूरती से सजाया हुआ था। मेहमान पहुंच रहे थे। हलचल और बातचीत थी। एक शानदार सफेद घोड़ा गाड़ी भी आई हुई थी। ईथन शाही सफेद गोल्डन के पहनावे में खिड़की के बाहर देख रहा था और सोच रहा था, राजनेटिव की योजना पर शक है, पर अगर सफल हुई तो सिसिलिया आखिरकार मेरी बाहों में सुरक्षित स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। अब उसे कोई बेड़ियां नहीं बांध पाएंगी। मैंने फैसला कर लिया है। सिसिलिया, मैं तुम्हें आजादी और खुशी दूंगा ताकि तुम जो चाहो वो कर सको। तभी बाहर अफरा तफरी मच गई। घोड़े काबू से बाहर हो गए। थैन रोजमेरी की रक्षा कर रहा था। आवाज सुनकर ईथन बोला, क्या हो रहा है? लीड सदस्य ने चिल्लाया, किसी ने शोर मचाया, कुछ गड़बड़ लग रही है। ईथन सोचने लगा, क्या यह राजनेटिव का हिस्सा है? लेकिन राजनेटिव ने कभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया था। उसने याद दिलाते हुए कहा, तुम इस राज्य की बुराई की जड़ हो। गाड़ी नियंत्रण से बाहर थी। कोई चिल्लाया, फौरन शादी छोड़ दो। ईथन ने सोचा, नहीं, यह उसकी चाल नहीं हो सकती। उसके एक अनुचर ने सलाह दी, आपको यहीं रुकना चाहिए। ईथन ने मन ही मन सोचा, लोग मुझसे ही संबंधित बात कर रहे हैं, ना कि राजा से। वह चाहते हैं कि मैं शादी छोड़ दूं ताकि उर्सियास और आर्थर का गठबंधन न बन पाए। वह फिर मुस्कुराया और सोचा, क्या मैं सच में इतना भोला था कि मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा, जबकि किसी ने मुझे मारने की साजिश रची। तब उसने सबको बुलाते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। थैन और रोजमेरी उसके पीछे खड़े रहे और उसे कहीं और जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। थैन चिल्लाया, महाराज, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, यह बहुत खतरनाक है। कम से कम हार्थरेड के घोड़सवारों का इंतजार कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। ईथन ने कहा, ठीक है, यहाँ तो बहुत लोग केवल मेरी शादी में शामिल होने आए हैं, मैं उन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता। ये लोग तो सिर्फ मुझे चाहते हैं, केवल मुझे। मैं उनकी मांग पूरी करूंगा। थैन फिर भी जोर देकर कहा, आप यहीं रुको।
ईथन बाहर की ओर कदम बढ़ाने लगा, सोचते हुए, पता नहीं जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मेरे साथ क्या होगा। किसी ने कहा, पीछे हटो। गुस्से में ईथन बोला, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यह नहीं देख सकता कि लोग मेरी जिंदगी में दखल दें। तभी तो घोड़े गाड़ियों में कुछ परेशानी आ गई। ईथन खुद बाहर निकला देखने की आखिर हुआ क्या है। उसके साथ उसके राजकर्मी भी थे। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ईथन ने तलवार हवा में फेंक दी, जिससे एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी और अचानक आग लग गई। चारों तरफ हफड़ा तफड़ी मच गई, लोगों की चीखें गूंजने लगी। तभी ईथन हैरान होकर बोला, मुझे तो बहुत हल्का और ताकतवर महसूस हो रहा है। आग बढ़ती देख उसने फिर से अपनी जादू का इस्तेमाल किया और बारिश बुला ली। बारिश शुरू होते ही आग बुझ गई। तेज बारिश में ईथन थोड़ा लड़खड़ा गया। उसी वक्त सिसिलिया वहां आई। वो सफेद और गुलाबी रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने हुए थी। वो घबराते हुए चिल्लाई, योर हाइनेस, आप ठीक है ना? उसने ईथन का कंधा पकड़ा और कहा, जल्दी चलिए, वापस गाड़ी में चलें। सिपाही सब संभाल लेंगे। यहाँ आपके लिए रहना बहुत खतरनाक है। ईथन ने उसे गले लगाते हुए पूछा, और तुम सिसिलिया, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, सच्चा अधिकारी यही है। सिसिलिया और ईथन दोनों हैरान होकर मुड़े। लोग कहने लगे, राजकुमार ने हमें अपने जादू से बचाया। सब खुश होकर बोले, यही तो असली राजा करता है अपनी प्रजा के लिए। जैसा एक सच्चे राजा से उम्मीद की जा सकती है, वैसा ही उसने किया। लोगों की यह खुशी देखकर ईथन सोचने लगा, यह सब रेजनेटिव की योजना का हिस्सा है। उसे याद आया, रेजनेटिव ने कहा था यह सही मौका होगा अपना सिंहासन वापस पाने का। तभी उसे एहसास हुआ कि रेजनेटिव ने कभी राजा पर हमला करने की बात नहीं कही थी, सिर्फ मौका पकड़ने की बात कही थी। ईथन बोला, लेकिन सिसिलिया तो राजा की नाइट है। इस बीच भीड़ राजा बने ईथन के लिए नारे लगाने लगी। सिसिलिया गुस्से में बोली, कोई इन्हें भड़का रहा है। ईथन ने रोकने की कोशिश की, नहीं सिसिलिया, पर वो बोली, भीड़ को भटकाया जा रहा है। सबको खोजो जो ये गद्दारी की बातें कर रहे हैं। उसने अपनी तलवार से जादू किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, भीड़ में छिपे लोगों को ढूंढो। सैनिक बोले, यस माय लेडी। भीड़ में छिपा कोई चिल्लाया, कायर, तू राजा का गुलाम है, खुद को ऑर्डर ऑफ हार्थर ट्रेड का मास्टर कहने की हिम्मत कैसे करता है? ईथन दुखी होकर बोला, अब मेरी दुल्हन को ही उसकी अपनी शादी के दिन गालियां सुननी पड़ रही हैं। क्या ये रेजनेटिव की गलती है या मेरी? वो गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, उसे ही क्यों सारी नफरत झेलनी पड़ी? क्यों? सिसिलिया ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, योर हाइनेस, गाड़ी अब सुरक्षित है, चलिए जल्दी। कृष्ण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या नजारा था। उसने भीड़ को रोकने के लिए इतना सब किया। अगर वो थोड़ा और चलता रहा होता तो तुम और वो भीड़ दोनों मुसीबत में पड़ जाते। वो बोला, उसने सब तुम्हारे लिए किया, तो अब इस उदास चेहरे की जगह उसे एक मुस्कान क्यों नहीं देते? ईथन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर सोचने लगा, सब क्यों मान लेते हैं कि सिसिलिया ही सारी गलती अपने सिर ले, और सिसिलिया, तुम क्यों हमेशा खुद को कुर्बान कर देती हो? गुस्से और बेबसी से उसने कहा, क्या यही वो खून से सना रास्ता है जिसके बारे में तुमने कहा था? इतने में एक सर्वेंट डरते हुए बोला, योर हाइनेस, रास्ता अब साफ है, हम मंदिर की ओर जा सकते हैं। ईथन ने लाल और सुनहरी मोतियों से जड़ा ताज उठाया और बोला, तुम्हें उस दुखद किस्मत और बंधनों से आजाद करने के लिए मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही सिंहासन पर बैठूंगा। शादी की उस घटना के बाद ईथन ने रेजनेटिव का सामना किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सभी पुजारियों के सामने तनाव बढ़ गया। रेजनेटिव बोली, मैंने अपना गुस्सा मोल ले लिया। ईथन ठंडे स्वर में बोला, मेरा गुस्सा? बाकी पुजारी ने रेजनेटिव को डांटा, तुमने बिना अनुमति के काम किया, तुम्हें सजा मिल रही है और वो तुम्हारी अपनी गलती है। एक साहसी पुजारी ने कहा, तुमने उनकी सच्ची और साफ सुथरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? रेजनेटिव ने चिल्लाकर कहा, बस करो। फिर झुककर ईथन से बोली, आपसे गहरी माफी चाहती हूँ योर हाइनेस। पर ईथन ने ठंडे मन से कहा, तुम और तुम्हारे पुजारी सब घमंडी हो, जिनमें अपने ऊंचे अधिकारियों के लिए कोई इज्जत नहीं। रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा, अब तुम्हारा वहां स्वागत नहीं होगा। ईथन की बात सुनकर सभी पुजारी दंग रह गए। जमीन पर गिरी एक पुजारिन चिल्लाई, योर हाइनेस। पर रेजनेटिव ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो। उनके महामहिम ही एकमात्र वैध उत्तराधिकारी हैं जो मौजूदा राजा को गद्दी से उतार सकते हैं। महल से निकलते हुए ईथन ने सोचा, जैसा मैंने सोचा था, रेजनेटिव मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, भले ही उसका मकसद रोफनाल को गिराना हो, वही जिसने मेरे पिता देवगत राजा को बर्बाद कर दिया था और मुझे असली उत्तराधिकारी को फिर से सिंहासन पर बैठाना चाहा है। वह आगे सोचने लगा, वो मुझे कभी वश में नहीं कर पाएगी।
और ना ही मुझे अपने हाथ का खिलौना बना पाएगी। आखिर में देखा जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ईथन किले की ओर बढ़ा, जहां सिसिलिया, रोफनाल और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे। ईथन आगे बढ़ा और बोला, सिसिलिया,